कोरोना में महाराष्ट्र आपको पता है आंकड़े काफ़ी जैसा दिखा रहे हैं, एक काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो क्या आपको लगता है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी से वापस बातचीत शुरू हो सकती है, वहाँ पे भी कुछ इस तरह की एक प्रतिक्रिया बन सकती है? आपने कहा जनता की बात, आपने कही कि जनता अगर नाखुश हो तो सत्ता। जी राहुल जी, आप एक इतने अनुभवी जर्नलिस्ट है, मुझे एक बात बताइए, जब तक ये 3 घटक दल है महाराष्ट्र सरकार के अपने आप में और एक दूसरे के प्रति इनका भरोसा अक्षुण्ण है, सरकार कैसे टूट सकती है? और उनका भरोसा हम तो तोड़ नहीं सकते। जो सरकार में बैठे हैं वही अगर सरकार से नाराज होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो सकता है? कोई नहीं बचा सकता। हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं पर भी अस्थिरता आए, और विशेषकर तब जब कोरोना की लड़ाई चल रही है। नारायण राणे जी ने भी बीच में बात प्रेसिडेंट्स रूल की थी, तो इससे इस बात को और गर्मी मिल गई। नहीं, वो बयान तो दे ही सकते हैं, वो सांसद हैं, तो बयान देने में उनको कौन रोक सकता है? उनका भी वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मगर केंद्र सरकार हर मोर्चे पर महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़ी रही है कोविड की लड़ाई में। मैं आता हूं वेस्ट बंगाल की ओर। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले काफ़ी महीनों देखा गया है कि वो कोई भी केंद्र पर एक अटैक करने में चूकती नहीं है। आपके ऊपर तो खास करके ये तक कहा है कि अमित शाह जी खुद ही क्यों नहीं बंगाल की सरकार चला लेते हैं, एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है और जो है जो चाहते हैं बिना किसी से पूछे करते हैं। राहुल मुझे सुन लो, पहले एक बात का जवाब दे दूं। मैं तो नहीं चला सकता। जी मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां फैली है, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला ले। उनकी मंशा बंगाल की जनता जल्दी पूरी कर दी। बीच में अभी कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने कहा, जो ट्रेन जा रही थी माइग्रेंट्स को लेकर, उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। उन्होंने कहा कि ये जो है क्या कहते हैं, कोरोना एक्सप्रेस बोला उसको। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? ये वेस्ट बंगाल से सेंटर की जो लड़ाई है ये बढ़ती ही जा रही है या दरार जो है और गहरी होती जा रही है? हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। यूपी के अंदर 1200 से ज्यादा ट्रेनें गई, बिहार के अंदर लगभग 1000 ट्रेनें गई हैं, बंगाल के अंदर 100 ट्रेन भी नहीं गई हैं। और कोई बंगाली अपने राज्य के अंदर वापिस जाना चाहता है और उसको कोरोना एक्सप्रेस का नाम देना, क्या वो बंगाली का अधिकार नहीं है अपने घर वापिस जाने का? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है वो बंगाली नागरिक का जो कहीं तमिलनाडु में बैठा है, गुजरात में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, वो अपने परिवार के साथ इस संकट के समय रहना चाहता है, तो उनको वापिस न भेजे केंद्र सरकार? और सब राज्यों ने अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लिया है, सिर्फ बंगाल में नहीं गए, सबसे कम बंगाल ने लिया है, आज भी ट्रेनें नहीं ले रही। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ये वाक्य को चुनाव में ढंग से याद रखेगी कि जो बंगाली आ रहे हैं उनको आपने कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया है। अमित शाह जी, थोड़ा बात आपके मैं गृह मंत्री होने के उस पर बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने आपसे बहुत सालों बात किया है एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरह। जब इस सरकार की दूसरी पारी शुरुआत हुई थी तो आपने धुरंधर बल्लेबाजी की। शुरू में आप छाए हुए थे, आप चारों तरफ आप कश्मीर का मुद्दा लेके आए, ट्रिपल तलाक हुआ, राम मंदिर का फैसला आया, सीएए, तमाम ये सब चीज़ें हुई। मैं कश्मीर पर ज़रा सा आपसे पहला सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपको संतोष है कश्मीर में जो हुआ, जो आप चाह रहे थे वो कर पाए? आज भी मैं देख रहा था कि टीआरएफ टेरर ग्रुप ने कहा है कि वो आउटसाइडर्स को वहाँ पर एकदम जो है आने नहीं देंगे। और मुझे ये भी याद है कि मुझे आपने एक बार झारखंड का जब चुनाव चल रहा था तब मैं आपसे मिलने आया था वहाँ पे,
तो आपने मुझसे कहा था जिसको जाकर वहां रहना है, जाके हर कश्मीरी आराम से रह सकता है, और ये मेरा वादा है और मेरा दावा है कि उसको कुछ नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज कश्मीर की हालत कैसी है? कश्मीर की हालत एकदम ठीक है। 2014 से लेकर 2020 तक और 370 निरस्त करने के बाद भी आतंकवाद के आंकड़े देखिए, 90 से आज तक सबसे कम आतंकवाद के आंकड़े हैं। और इसके पहले भी श्री राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आतंकवाद को कंट्रोल में लिया था, और आज भी है। मैं कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उग्रवाद से, आतंकवाद से कश्मीरी बच्चों को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। अमित शाह जी, सीएए पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सीए लाने के बाद तमाम प्रोटेस्ट हुए, देश भर में प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में तो बहुत बड़े दंगे भी हुए, काफ़ी लोग मारे भी गए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई कम्युनिकेट करने में कि आप क्या करना चाह रहे थे, या आप इसको कोई साजिश के उस पर देखते हैं कि कोई एक साजिश थी कि इसको डिरेल किया जाए? देखिए, इसको जानबूझकर लोगों के बीच में भ्रांति पैदा कर दी गई कि सीएए से इस देश के मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि सीएए के अंदर एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो किसी की भी नागरिकता ले ले। मैंने जब राज्यसभा में भाषण किया तो कपिल सिब्बल, श्री आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद ने भी इसको स्वीकार किया कि हम नहीं कहते नागरिकता जाएगी। तो फिर भाई आपकी पार्टी की अध्यक्षा रामलीला मैदान में क्यों ऐसा बोल रही है कि आपके अस्तित्व की लड़ाई है, रोड पर आ जाइए? क्यों लोगों को उकसा रहे हो भाई काम का? मगर ये लंबा नहीं चलता है। हमने भी कम्युनिकेशन किया है, हमने भी बातों को रखी है, संसद में भी इस पर कई बार चर्चा हुई है, और धीरे धीरे बात नीचे तक परकोलेट हुई है कि इसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया है।